नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत झारिया और स्वागत है आप सभी का आर के जे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। आज बड़े बड़े आर्टिकल देखा जाए तो दो आर्टिकल हैं जिनका डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। पहले नंबर का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे पार्टिकुलरली तेजी के साथ में बढ़ रही अर्बन पॉपुलेशन की समस्या से रिलेटेड। अब आप सोचिए, आज से आज़ादी के समय की यदि हम बात करें, उस समय में हमारा देश कृषि प्रधान देश था। ज़्यादातर जनसंख्या गांव में ही रहती थी। धीरे धीरे करके स्वरूप बदल रहा हमारी इकोनॉमी का। कृषि से हम लोग इंडस्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब लोगों को रोजगार के लिए शहर जाना पड़ता है, पढ़ाई करने के लिए शहर जाना पड़ता है और वहीं पर वो लोग बस जाते हैं। ज़्यादातर ऐसा ही होता है। और भी आने वाला जो समय रहेगा ना, उसमें हम देखेंगे कि अर्बन पॉपुलेशन और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ में बढ़ेगी। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इसका मतलब ये हो गया है, अब मुझे ज़मीन खरीदना है, प्लॉट खरीदना है, तो पास में प्लॉट नहीं मिल रहा है। दूर खरीद रहा हूँ, महंगा मिल रहा है। पास का भी महंगा, दूर का भी महंगा, एक तो मिल नहीं रहा है। पीने के पानी की समस्या, बेहतर सड़कों की समस्या, बेहतर आवागमन के साधन की समस्या, साथ ही साथ एजुकेशन एंड हेल्थ, सारी चीज़ों को प्रोवाइड करना कोई आसान काम नहीं होने वाला है। हम बोल जरूर रहे हैं 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर देंगे, भारत विकसित देश बन जाएगा, लेकिन यदि हम डेवलप करेंगे ना, तो उस डेवलपमेंट के साथ साथ में समस्याएं भी आने वाली हैं। उनको कैसे करके हम टैकल करेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, इसमें हम ये चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो है पैसे की समस्या। तो नॉर्मली देखा जाए, म्युनिसिपल कारपोरेशन की यदि हम बात करें, नगर निगम, नगर आयोग, ठीक है, इनकी हम चर्चा कर रहे हैं। ये जो बॉडीज हैं, इनके पास में पैसा आखिर कहाँ से आएगा जिसका वो इस्तेमाल कर सकें अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने के लिए। इसी के ऊपर ये आर्टिकल फोकस करता है। एक और ऑडिटोरियल की यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, जो कि संगीत कला निधि अवार्ड से रिलेटेड है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, टी एम कृष्णा को ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया है, लेकिन ये अवार्ड जो दिया गया है तो इससे विवाद खड़ा हो गया। विवाद ऐसा खड़ा हो गया है जैसे कि कोई कंट्रीब्यूशन दे रहा है म्यूजिक के सेक्टर में, कोई महिला है, उनके नाम पर एक अवार्ड दिया जाता है। अब ये वाला अवार्ड यदि टी एम कृष्णा को दे दिया गया है, और ये अवार्ड इनको इसलिए दिया जाता है क्योंकि उन्होंने उस म्यूजिशियन की लाइफ के बारे में लिखा था। अलग अलग टाइम पीरियड में उन्होंने किस प्रकार के सॉन्ग लिखे थे या फिर सॉन्ग गाए थे, सॉन्ग के ऊपर काम किया था, और क्या उन्होंने अपने फ्री तरीके से इनका चयन किया है या फिर किसी के दबाव में आकर के चयन किया है। इसके साथ ही साथ या फिर इन्होंने इस प्रकार से काम किया जैसे कि नॉर्मली सब लोग काम करते हैं। इस प्रकार से कुछ कुल मिलाकर के देखा जाए, टी एम कृष्णा ने उनके ऊपर जो आर्टिकल लिखा था उसमें उनकी आलोचना करी थी। अब इससे जो अन्य लोग हैं वो लोग खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि जो व्यक्ति उनकी आलोचना कर रहा है, उसका अवार्ड आप उसको कैसे दे सकते हैं। उसी के नाम पर वो अवार्ड है, उसी की आप आलोचना कर रहे हैं और वो अवार्ड आपने किसी को दे दिए। तो इस प्रकार से यहाँ कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है। तो इस केस को हाई कोर्ट ने कैसे करके क्लियर किया है, मद्रास हाई कोर्ट में ये मामला चला जाता है। तो मद्रास हाई कोर्ट का क्या कहना है, इसके ऊपर भी यहाँ पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। इस आर्टिकल के माध्यम से आज हम चर्चा करने वाले हैं तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण और उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में। 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है, उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं। यहाँ पर आपको निबंध लिखना है, समरी लिखना है, या फिर इसके ऊपर आपको विवेचना करना है, कमेंट करना है, तो आप इन लाइनों के ऊपर कर सकते हैं। विथ द अर्बन पॉपुलेशन सेट टू राइज एक्सपोनेंशियली, urban India's future depends on the ability to address key financial structural challenges। दो किस्म के चैलेंजेस को इंडिया झेलने वाला है। पहले नंबर की बात है रुपए पैसे की, और दूसरा है स्ट्रक्चरल चैलेंजेस। ये स्ट्रक्चरल चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, आगे हम इस आर्टिकल में चर्चा करेंगे।
पॉइंट वाइज यदि हम देखें तो इस वीडियो में हम 6 पॉइंट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से आने वाले समय में तेज़ी के साथ में शहर में जनसंख्या बढ़ने वाली है। फिर जो बड़े बड़े शहर हैं, शहर में जो निकाय बनाए गए हैं, नगर निगम बनाए गए हैं, वो लोग कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करने वाले हैं। पार्टिकुलरली सबसे बड़ी दिक्कत उनको फाइनेंस से होने वाली है। अगली चीज़ हम ये समझेंगे कि जो नगर निकाय हैं उनको पैसा कहाँ कहाँ से मिल रहा है। इसके बाद चौथा हमारा जो पॉइंट ये रहेगा कि भाई आखिर इतनी समस्या क्यों आ रही है कि उनको पर्याप्त पैसा नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा भी अन्य और कौन कौन सी चिंताएं हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। 5वें नंबर का जो पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए कौन कौन से उपाय हम अपनाएंगे, और 6वें नंबर में हम चर्चा करेंगे कि मीडियम टर्म के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। तो इन सब मुद्दों के आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करी जाती है कि भाई कैसे करके इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो तेजी के साथ में बढ़ने वाली है। 400 मिलियन से देखा जाए 800 मिलियन होने वाली है आने वाले 3 दशकों में, मतलब आने वाले 3 डिकेड्स में, 30 साल में जो जनसंख्या है डबल हो जाएगी शहरों की। फिर कौन कौन से फाइनेंशियल चैलेंजेस झेलने वाले हैं बड़े बड़े शहर। हालांकि ये एक अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है कि हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इंडिया के अर्बन लैंडस्केप को। हमारा अर्बन जो लैंडस्केप है वो काफ़ी चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल चैलेंजेस उत्पन्न होने वाले हैं आने वाले हैं सामने वाले टाइम में। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बोला जाता है कि इंडिया को कम से भी कम 70 लाख करोड़ रुपया चाहिए 2036 तक, तब जाकर के हम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत को पूरा कर पाएंगे। जैसे कि घर बनाना है, सड़कें बनाना है, पीने के पानी की व्यवस्था करना है, सीवेज की प्रॉब्लम है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि आगे चल करके हमको देखने को मिलने वाली हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है 2018 के फिगर से यदि हम देखें तो वो है लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपया सालाना खर्चा करती है, लेकिन 2036 तक हमको 70 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। कुल मिलाकर के हर साल हमको 4.5 लाख करोड़ रुपया खर्चा करना चाहिए, लेकिन मात्र हम 1.3 लाख करोड़ रुपया ही खर्चा कर रहे हैं सालाना। ब्रॉडली देखा जाए जो 50% इज एस्टिमेटेड फॉर बेसिक अर्बन सर्विस, इसका आधा पैसा तो हमें बेसिक अर्बन सर्विसेज के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, बाकी का जो 50% है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें खर्चा करना पड़ेगा। बेहतर ट्रांसपोर्टेशन कैसे करके हम प्रोवाइड करेंगे इतनी बड़ी जनसंख्या को, ठीक है। अब लोकल लेवल पर कौन कौन से इश्यूज पैदा हो रहे हैं, जैसे कि जो म्यूनसिपल बॉडीज बनाई गई हैं उनको पैसा कहाँ कहाँ से मिलता है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए एक क्रूशियल कंपोनेंट माना जाता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। एंड यहाँ पर दशकों से हम देख रहे हैं इनको उतने का उतना ही पैसा मिल रहा है। 2002 से यदि हम बात करें तो जो म्यूनसिपल फाइनेंस है मात्र 1% है जीडीपी का। कितना खर्चा हो पा रहा है म्यूनसिपल फाइनेंस की तरफ से? मात्र 1% खर्चा किया जा रहा है यदि हम जीडीपी से तुलना करें भारत की तो। जबकि ये जो म्यूनसिपल बॉडीज़ होती हैं ये कंट्रीब्यूट करती हैं 45% अर्बन इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। हालांकि ये चीज़ रिमाइंडर माना जाता है मैनेज बाय पैरास्टेटल एजेंसीज। 45% कहना चाहिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करी जा रही है, इसमें योगदान देती हैं म्यूनसिपल अर्बन बॉडीज़, ठीक है। बाकी के पैसे कहाँ जा रहा है, कौन खर्चा कर रहा है, तो ये अर्ध सरकारी एजेंसी करने का काम करती हैं। अब यदि हम बात करें राज्य सरकार और केंद्र सरकार, तो केंद्र और राज्य सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार कितना दे रहा है 37%, राज्य सरकार कितना दे रहा है 44%, ठीक है। मतलब यहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि सेंट्रल एंड स्टेट ट्रांसफर्स 37 से लेकर के 44%। इसके बावजूद भी म्यूनसिपल पार्टीज की जो फाइनेंशियल हेल्थ है ना वो जैसे कि वैसे रह जाती है। इसके बाद टैक्स रेवेन्यू की यदि हम बात करें, टैक्स रेवेन्यू में हमको ग्रोथ देखने को मिली है 8% की 2010 से 18 के बीच में। एंड ग्रांट्स 14% वृद्धि हुआ है, नॉन टैक्स रेवेन्यू 10.5% की वृद्धि हुई है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये हो जाती है, ये जो नगर निगम है, नगर निकाय हैं, खुद के रेवेन्यू का कितना रिसोर्सेस ये जुटा पा रहे हैं। इनके पास में जो पैसा आ रहा है ना उसमें गिरावट हमको देखने को मिली, 51 से लेकर के 43% हो गई है, ठीक है। अब यहाँ हम कुछ चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि इनके पास में पर्याप्त पैसा नहीं है, ठीक है, और अन्य इनकी क्या क्या चिंताएं हो सकती हैं। पहले नंबर की बात ये है, ये जो पैसा कलेक्ट कर रहे हैं टैक्स के रूप में वो इनएफिशिएंट है।
ये चीज़ हमको अर्बन लोकल बॉडीज़ में देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर 2017-18 का डाटा यदि हम उठा करके देखेंगे ना, तो इसमें बताया जा रहा है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं बंगलुरु एंड जयपुर में, इन्होंने कलेक्ट किया था मात्र 5 से 20%। जितना भी टैक्स रेवेन्यू की पोटेंशियल है उसका मात्र ये 5 से लेकर के 20% कलेक्ट कर पा रहे हैं, जबकि मिलना चाहिए 100%। इसके बाद नेशन वाइड प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन की यदि हम बात करें तो लगभग 25,000 करोड़ रुपया मिल जाता है, जो कि जीडीपी का मात्र 0.15% है। नेशन वाइड हम यहाँ तुलना कर रहे हैं कि इतना पैसा टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स से कितना पैसा आ जा रहा है। इसके बाद कॉस्ट रिकवरी सर्विसेज की बात करी जाती है, 20 से लेकर के 50% है। ठीक है, अब अगली जो चिंता का विषय है भाई वो ये है कि इनके पास में यदि पैसा इनको दे भी दिया जाता है ना, तो ये लोग उसको खर्चा नहीं करते हैं, अनस्पेंट रह जाता है। दिक्कत वाली बात यहाँ पर ये हो जाती है। 15 का फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई थी जिसमें बोला जा रहा है 23% जो हिस्सा है टोटल म्यूनसिपल रेवेन्यू का वो अनस्पेंट रह जाता है। इसका मतलब ये है म्यूनसिपल सिस्टम के पास में सरप्लस पैसा है, लेकिन ये लोग इसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं जैसे कि हैदराबाद एंड चेन्नई की बात करें, इन्होंने मैनेज किया है मात्र 50% ऑफ देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट इन 2018-19। जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट आपने रखे थे उसका मात्र आप 50% ही खर्चा कर रहे हैं। तो इससे यही पता चलता है कि भाई आने वाले टाइम में कैसे करके हम लड़ाई लड़ेंगे, पार्टिकुलरली बहुत सारी समस्याओं से। वहीं यदि हम बात करें सेंट्रल स्कीम फंड के यूटिलाइजेशन की, ठीक है, यहाँ पर भी हमको काफ़ी कुछ गड़बड़ी दिखाई देती है। अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत जिसको शॉर्टकट में बोला जा रहा है, तो ये अचीव किया है कितना, 80% यूटिलाइजेशन। एंड द स्मार्ट सिटीज़ मिशन 70% यूटिलाइजेशन हमको देखने को मिला है। जैसे अमृत के अंतर्गत 100 रुपये दी है केंद्र सरकार, तो 80 रुपये खर्च हुआ, 20 रुपये इन्होंने बचा लिए। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 70 रुपये खर्च हुआ है, 30 रुपये पता नहीं कहाँ चला गया है। इसके बाद अगला जो सोर्स है अर्बन लोकल बॉडीज़ का, वो होता है कि हम एक काम करते हैं, प्राइवेट कंपनी को ये काम दे देते हैं और प्राइवेट कंपनी हमको पैसा देगी। इसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। या फिर एक काम करते हैं, सरकार भी पैसे लगाएगी और प्राइवेट कंपनी भी पैसा लगाएगी, और ऐसे करके हम कोई भी काम करेंगे। PPP, इसी को PPP मॉडल बोलते हैं। ये एक क्रूशियल एवेन्यू माना जाता है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग का। लेकिन पिछले दशकों की यदि हम बात करें तो इसमें गिरावट देखने को मिली है। तो जो PPP इन्वेस्टमेंट रहा है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो कितना तक गया है, 8,335 करोड़ तक 2012 में गया है। लेकिन 2018 में ये फिर से कम हो गया, कितना, 467 करोड़ रुपया ही मात्र खर्चा हुआ है PPP मॉडल के अंतर्गत। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो नेक्स्ट स्टेप है वो कौन सा उठाया जाना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप ये है कि भाई हमको क्या क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। डुअल प्रॉन्ग्ड अप्रोच की हमें ज़रूरत है, और यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है कि इसमें लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म के उपाय हमको करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं डुअल प्रॉन्ग्ड अप्रोच। लॉन्ग टर्म के अंतर्गत हम क्या क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर ये खड़ा होता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के अंतर्गत आप को कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना पड़ेगा, ये क्रिटिकल हो जाता है। साथ ही साथ जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसको हमें मजबूत करने की ज़रूरत है। उसको कैसे करके हम मजबूत करेंगे, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन को थोड़ा स्वतंत्रता, ऑटोनॉमी देना पड़ेगा। कैपेसिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा कि भाई ये बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सके म्यूनसिपल लेवल पर। तीसरे नंबर का जो कदम उठाया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, वो है एम्पावरिंग म्यूनसिपल गवर्नमेंट। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा रुपए पैसा इनको मिले, एडमिनिस्ट्रेशन की ऑटोनॉमी मिले। ये कुछ क्रिटिकल कदम हो सकते हैं जिसके माध्यम से ये लोग मैनेज करेंगे एलोकेट रिसोर्सेज को और भी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से अर्बन डेवलपमेंट में। अगला जो कदम उठाया जाना चाहिए वो मीडियम टर्म के लिए है। मीडियम टर्म में हम कौन कौन से कदम उठा सकते हैं, जैसे कि जो पाइपलाइन ऑफ प्रोजेक्ट है, डेवलप ए रोबस्ट पाइपलाइन ऑफ प्रोजेक्ट। इसके अंतर्गत क्या क्या किया जा सकता है, तो जो हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी है एंड 12वें नंबर का जो प्लान वर्किंग ग्रुप रहा था, इन्होंने डेवलप किया था एक फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क को, ताकि 70 लाख करोड़ रुपया मिल सके अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट के लिए आने वाले 20 साल के लिए। एक और कदम जो उठाया जा सकता है वो है PPP मॉडल से पैसे जुटाना। तो लगभग 15% जो है इस टोटल इन्वेस्टमेंट का, वो कहाँ से आएगा, PPP मॉडल से आएगा। जैसे कि हमने बोले थे कि आने वाले 20 साल में 70 लाख करोड़ आएगा,
लगभग 250 से 300 पीपीपी प्रोजेक्ट हमें चलाना पड़ेगा हर साल, ठीक है। एंड इसके लिए लगभग 600 से 800 प्रोजेक्ट हमारे पास में होना चाहिए, कहना चाहिए। सेकेंड नंबर की बात यह है, हमें डीकपल करना है प्रोजेक्ट प्रिपरेशन को फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ में। सेकेंड वाला जो कदम क्या उठाया जाना चाहिए वो ये है कि जो प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन है उसी समय आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़े, ऐसा कोई होना नहीं चाहिए। एक नया नेशनल प्रोग्राम की ज़रूरत यहाँ पर महसूस करी जा रही है एंड इट इज़ इसेंशियल टू डीकपल प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फ्रॉम फाइनेंशियल असिस्टेंस। हमको ये भी इंश्योर करने की ज़रूरत है ये जो प्रोजेक्ट हैं इनको हम ऐसे डिज़ाइन करें, किस हिसाब से डिज़ाइन करना है, फाइनेंशियल, सोशल एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मौजूद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम प्रोजेक्ट यहाँ पर ला रहे हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है। क्लाइमेट चेंज का भी हमको विशेष ध्यान रखना है। तीसरे नंबर का जो कदम उठाया जा सकता है वो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा लिवरेज हमको करने की ज़रूरत है ताकि ऑपरेशन में इम्प्रूवमेंट हम लेकर के आ सकें। अर्बन सर्विस की डिलीवरी, पार्टिकुलरली पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये हैम्पर्ड होता है आउटडेटेड प्रैक्टिसेस के माध्यम से। हमें आज के हिसाब से इस प्रकार से सरकारी ट्रांसपोर्ट को तैयार करना पड़ेगा, तब जाकर के हम वक्त के साथ में, कहना चाहिए, आगे चल पाएंगे। इसके लिए हम सोचते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें खड़ा करना चाहिए। ये रिवोल्यूशनाइज कर सकता है मैनेजमेंट को, ऑपरेशन को, सरकारी सर्विसेज का, एंड इंडिया को एज ए ग्लोबल लीडर के तौर पर हम रख सकते हैं। चौथे नंबर का जो कदम उठाया जाना चाहिए वो मीडियम टर्म के लिए वो है कैप्चर लैंड वैल्यू इन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। तो हाफ ऑफ द 70 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट की बात करें यदि हम 2036 तक, ठीक है, वो कहाँ पर खर्चा करना है हमको? अर्बन ट्रांसपोर्ट, आवागमन के साधनों को बेहतर बनाने के लिए। पार्टिकुलरली हमको मेट्रो रेल प्रोजेक्ट चलाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है कि लैंड वैल्यू को हम पहले से ही कैलकुलेट कर लें, उसकी महत्ता को बेहतर तरीके से हम आंक लें। वे फॉरवर्ड में हम ये कह सकते हैं कि भाई हमें एक बेटर कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, बेहतर सहयोग की ज़रूरत है। तो तत्कालिक और दीर्घकालिक दोनों रणनीति को हमें अपनाना है। भारत ऐसे शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण कर सकता है जो उसके बढ़ते शहरों की मांगों को पूरा कर सके और इस प्रकार आने वाले दशकों के लिए टिकाऊ और समावेशी विकास को भारत सुनिश्चित कर पाएगा। इसमें सरकारी स्तरों पर सहयोग चाहिए, निजी क्षेत्र की भागीदारी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नवाचार और शासन दक्षता भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन एंड इनोवेशन के ऊपर खर्चा करना, गवर्नेंस में एफिशिएंसी होना, ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर हो जाते हैं। दोस्तों, इस आर्टिकल के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं जो कि बात करता है संगीत कला निधि अवार्ड 2024 के बारे में। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए ये अवार्ड न्यूज़ में रहा था और इसको लेकर के कुछ कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है, विरोध पैदा हो गया है। इसको लेकर के यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं। रिसेंटली मद्रास हाईकोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है, निर्णय सुनाया है, जिसके अंतर्गत जो प्रेस्टिजियस ऑनर प्रोवाइड किया जाएगा किसको? MS सुब्बुलक्ष्मी की पर्सनालिटी को। तो उनकी क्या विश है, ठीक है, वो क्या चाहती थी, उन्हें उनकी विश के अनुसार ही ये अवार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा कहना है मद्रास हाईकोर्ट का। क्योंकि ये जो विवाद था ना, ये कहाँ चला गया था? मद्रास हाईकोर्ट चला गया था। कुल मिलाकर के जिनके नाम पर ये चीज़ दी जा रही है उनकी वो क्या चाहती थी, उनको ध्यान रखते हुए ही ये अवार्ड देना चाहिए, ऐसा मद्रास हाईकोर्ट का कहना है यहाँ पर। इस आर्टिकल में हम कुछ पॉइंट हैं जिनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि सबसे पहले संगीत कला निधि अवार्ड के बारे में जानकारी देखेंगे। अभी हाल फिलहाल में ये अवार्ड न्यूज़ में क्यों रहा है? फिर संगीत कला निधि अवार्ड किसको दिया जा रहा है? TM कृष्णा को दिया जाएगा। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? अब इन्होंने कुछ लिखा था जिसके चलते चलते विरोध हो रहा है, तो कौन कौन सी जानकारी उन्होंने लिखी थी, फिर मद्रास हाईकोर्ट ने क्या बोला है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है जो इस जजमेंट से पैदा होते हैं, एंड कोर्ट ने फाइनली क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि भाई अवार्ड और पैसा दोनों तो दिया जाएगा ही, ऐसा नहीं है कि विरोध हो रहा है तो हम अवार्ड नहीं देंगे उनको, ऐसा हाई कोर्ट ने बोला है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम बेसिक जानकारी देख लेते हैं संगीत कला निधि अवार्ड के बारे में, ठीक है। ये जो अवार्ड है सालाना प्रोवाइड किया जाता है, किनको? कार्नेटिक म्यूजिशियन को। किसके द्वारा? मद्रास
संगीत अकादमी द्वारा, ठीक है। तो जो कर्नाटक म्यूजिशियन है कहना चाहिए, उनको ये प्रोवाइड किया जा रहा है। वहीं यदि देखा जाए इसको हम कंसिडर करते हैं कर्नाटक म्यूज़िक का एक हाईएस्ट ऑनर के तौर पर, एंड इसको ऑफन रेफर किया जाता है ऑस्कर ऑफ कर्नाटिक म्यूज़िक, कर्नाटका म्यूज़िक का ऑस्कर जिसको बोल सकते हैं। फिर यदि हम बात करें इस अवार्ड में क्या क्या इंक्लूड रहता है, एक गोल्ड का मेडल मिलता है और आपको प्रशस्ति पत्र मिलता है जिसको सिटिटेशन बोलते हैं। वहीं यदि हम बात करें संगीत कला निधि अवार्ड के थोड़ी सी बेसिक जानकारी देख लें, जैसे कि ये इसमें क्या किन के नाम पर ये दिया जा रहा है। तो एक टाइटल एंड अवार्ड दिया जाता है कर्नाटक म्यूजिशियन को मद्रास म्यूजिक एकेडमी के माध्यम से। वहीं यदि हम बात करें इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें एक गोल्ड मेडल दिया जाता है और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। कब ये दिया जाता है, व्हेन इट्स अवार्ड प्रोवाइडेड, तो जो एनुअल म्यूजिक कॉन्फ्रेंस होता है ना दिसंबर के महीने में, उस टाइम में ये प्रोवाइड किया जाएगा। एंड कौन देता है, तो मद्रास म्यूजिक अकादमी प्रोवाइड करती है। एंड जो म्यूजिकोलॉजिस्ट होते हैं, हाईली एकम्प्लिश्ड म्यूजिशियन लोग होते हैं, उनको यह अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है। वहीं यदि इसकी स्थापना की बात करें तो 1942 में इसको स्थापित किया गया था। जो म्यूजिक एकेडमी है कुछ और अवार्ड देती है, जैसे कि संगीत कला आचार्य अवार्ड, ठीक है, जो कि दिया जाता है 2 सीनियर म्यूजिशियन को हर साल जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है किसको, कॉन्सर्ट प्लेटफॉर्म को, ब्रिंगिंग इन डिसिप्लिन। वहीं यदि हम बात कर लें 2023 में संगीत कला निधि किसको दिया गया था, बॉम्बे जयश्री को प्रोवाइड किया गया था। एंड 2024 का जो अवार्ड है टी.एम. कृष्णा को प्रोवाइड किया गया है। और इसी के चलते चलते जो कर्नाटका आर्टिस्ट हैं इनमें कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है, इसी के चलते चलते ये अवार्ड काफ़ी न्यूज़ में रहा है। मार्च 2024 में म्यूज़िक एकेडमी मद्रास ने अनाउंसमेंट किया था कि हम टी.एम. कृष्णा को एज ए रिसिपेंट के तौर पर चुन रहे हैं संगीत कला निधि अवार्ड के लिए, जो कि हर साल प्रोवाइड किया जाता है आउटस्टैंडिंग म्यूजिशियन लोगों को। कैसे करके क्रिटिसिज्म एंड बैकलैश हमको देखने को मिला है, तो यदि हम पिछले 7 से 8 महीने की बात करें तो यहाँ पर ऑनगोइंग वेव ऑफ क्रिटिसिज्म हमको देखने को मिला, ठीक है, किसके ऊपर, मिस्टर कृष्णा के ऊपर। इसी के चलते चलते उनकी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना वो प्रभावित होती है। अब वो म्यूजिशियन के तौर पर तो काम करते ही हैं, इसके अलावा मिस्टर जो कृष्णा है अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं कुछ सोशल इश्यूज़ के ऊपर, जैसे कि पॉलिटिक्स है, कास्ट है, लैंग्वेज है, एंड रोल ऑफ म्यूज़िक इन हिज स्पीचेस एंड राइटिंग। तो स्पीचेस हो चाहे राइटिंग्स हो, इनके ऊपर ये सब मुद्दे वो उठाते रहते हैं, इसलिए कहना चाहिए इनका लोग विरोध कर रहे हैं। अब विरोध करने वाले लोग कौन हैं, डोमिनेंट ग्रुप्स हैं जो कि इनका विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोग जो कि ओपननेस का विरोध करते हैं, ज़्यादा टॉलरेंस को पसंद नहीं करते हैं मीनिंगफुल डायलॉग में, इस प्रकार के टॉपिक्स में, तो ये लोग क्या काम कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इससे क्या होता है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना वो सप्रेस होती है, दब जाती है। मतलब इससे आप लोगों को साइलेंट करने की कोशिश करते हैं। अब आगे चलते हैं और देख लेते हैं एम.एस. सुब्बालक्ष्मी अवार्ड, जो कि इंस्टीट्यूट किया जाता है किसके द्वारा, द हिंदू के द्वारा स्थापित किया गया भाई। संगीत कला निधि अवार्ड, ठीक है, जिसको संगीत कला निधि अवार्ड मिला है ना उसको एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी अवार्ड भी दिया जाता है। इसको कौन इंस्टीट्यूट किया है, द हिंदू किया है। तो मिस्टर कृष्णा ने प्रीवियसली लिखा था इन डेप्थ आर्टिकल किसके ऊपर, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी के ऊपर, जिसका नाम है एम.एस. अंडरस्टूड। अब यहीं से काफ़ी क्रिटिसिज्म यहाँ पर पैदा हो जाता है, ठीक है। कई सारे लोग एक्यूज़ करते हैं कि आपने उनकी छवि को डिफेम करने की कोशिश किया है, वो इतनी ज़्यादा फेमस थी संगीत के क्षेत्र में, तो आपने उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश किया है, ऐसा लोग बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने आर्टिकल लिखा था उनके ऊपर में। तो यही बात आगे बढ़ते बढ़ते सुब्बुलक्ष्मी के जो ग्रैंडसन हैं श्रीनिवासन, उन्होंने इस मैटर को कोर्ट में लेकर के चले गए। उन्होंने बोला कि ये जो राइटर हैं इन्होंने मेरी ग्रैंड मदर का इंसल्ट किया है, तो ये उनके नाम पर नहीं दिया जाना चाहिए, नॉट बी गिवन एन अवार्ड इन हर नेम। इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट आया था। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि भाई आर्टिकल में क्या क्या चीज़ हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर हमको काफ़ी रेयर इंसाइटफुल स्टडी देखने को मिली थी एक म्यूजिशियन की।
एक जो अप्रोच रहती है लिटरली क्रिटिसिज्म की, ठीक है, वो क्या रहती है, हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि राइटर की लाइफ और उसका वर्क, राइटर की लाइफ को भी देखते हैं और उसके वर्क को भी देखते हैं कि वो क्या सोचता है, उसकी क्या थिंकिंग है और उस हिसाब से उसके काम हैं कि नहीं हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का इन्होंने काफ़ी गहराई से अध्ययन किया है। इसके अलावा उन्होंने एक चीज़ और भी यहाँ पर उल्लेख किया है, किस चीज़ का, उन्होंने ये बोलने की कोशिश करी है कि भाई म्यूज़िक के क्षेत्र में, म्यूज़िक के माध्यम से क्या वो अपने पूरी जो भावनाएं हैं उसको एक्सप्रेस कर रही थी कि नहीं कर रही थी, इन सब चीज़ों के ऊपर भी उन्होंने लिखा है। इसके अलावा इन्होंने जो आर्टिकल लिखा है ये काफ़ी सारी चीज़ों को अनकवर करता है, ठीक है, पर्दा को हटाने की कोशिश करता है। आर्टिस्टिक एक्सीलेंस इन हर म्यूज़िक वाज ए रिजल्ट ऑफ हर क्रिएटिव फ्रीडम। उन्होंने ये जो उपलब्धि हासिल करी है तो क्या ये क्रिएटिव फ्रीडम के माध्यम से हुई है, या फिर उन्होंने ठीक वैसे ही किया है जैसे कि और लोग भी करते हैं। एंड साथ ही साथ 6 रीज़न इन हर लाइफ फॉर दिस डायनामिक, उनकी लाइफ में यदि कोई डायनामिक हुआ है, चेंज हुआ है, तो उसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, इसके ऊपर आर्टिकल लिखा है। इसके अलावा एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी की लाइफ को इन्होंने 3 फेज में बांट दिया है। कैसे करके अलग अलग टाइम पीरियड में उन्होंने गाना गाया है, किस किस काइंड के सॉन्ग का उन्होंने चयन किया है, एंड क्या रीज़न हो सकता है उनकी इस प्रकार की चॉइसेस का। यहाँ पर काफ़ी लॉजिक के साथ में, ब्यूटी के साथ में चीज़ें प्रस्तुत करी गई हैं। इसके बाद इनका कहना है कि इनके ऊपर इनके पति का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ करता था इनके काम को लेकर के। मद्रास हाई कोर्ट ने क्या बोला है, अब यहाँ पर चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो मद्रास हाई कोर्ट ने एड्रेस नहीं किया है किस चीज़ को, कि क्या मिस्टर कृष्णा ने एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी की इंसल्ट करी है, ये चीज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाई है। इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है किसको लेकर के कि आप जो संगीत कला निधि अवार्ड दे रहे हो ना मिस्टर कृष्णा को, तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 चीज़ यहाँ पर पता चलती। इसकी जगह में हाई कोर्ट ने फोकस किया है संगीत कला निधि एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी अवार्ड के ऊपर, जो कि द हिंदू प्रोवाइड करता है, ठीक है। किसने प्रेजेंट किया? द हिंदू ने। किसको? संगीत कला निधि अवार्ड को। एंड इसमें 1 लाख रुपया प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर हमें ये चीज़ बताया जाता है, ये जो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थी ना, ये क्या चाहती थी, इनकी ये इच्छा थी कि भाई मेरे नाम पर कोई भी अवार्ड नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। अब इन्हीं की इच्छा के हिसाब से कोर्ट ने क्या बोला है कि इनके नाम पर हम आपको ये अवार्ड नहीं दे रहे हैं, किसी और के नाम पर हम आपको ये अवार्ड दे रहे हैं। अब दिक्कत वाली यहाँ पर ये बात हो जाती है कि जो मीडिया है, तमिल मीडिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है। तो जो अवार्ड प्रेजेंट किया गया था द हिंदू के द्वारा, जिसका टाइटल है संगीत कला निधि एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी अवार्ड, इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न पैदा हो गया। तमिल मीडिया की बात करें, जिसने कन्फ्यूज़न पैदा करी है संगीत कला निधि अवार्ड को लेकर के, तो उसने क्या बोला, जो काफ़ी कंफ्यूज है किस चीज़ को लेकर के, कि जो संगीत कला निधि अवार्ड है दिया गया है किसको, किसके द्वारा, म्यूजिक अकेडमी के द्वारा, विद संगीत कला निधि एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी अवार्ड। संगीत कला निधि अवार्ड, संगीत कला निधि एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी अवार्ड, दोनों को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूज़न यहाँ पर हमको देखने को मिला है, एंड मिस रिपोर्ट हमको देखने को मिला है इसको लेकर के। मीडिया ने गलत तरीके से ये समझ लिया है कि संगीत कला निधि अवार्ड एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी के नाम पर दिया गया है, और इसी से फिर कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती, चाहे वो तमिल न्यूज़पेपर हो, टेलीविज़न न्यूज़ चैनल हो, सोशल मीडिया हो, रॉन्ग तरीके से रिपोर्ट किया है इस चीज़ को, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था कि बैन लगा दिया गया है संगीत कला निधि अवार्ड में उनके नाम में, ठीक है। संगीत कला निधि अवार्ड के नाम से उनको ये अवार्ड नहीं दिया जा सकता है, ऐसा ही लोग बोल दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन संगीत कला निधि अवार्ड के नाम से दिया जा सकता है, सुब्बुलक्ष्मी के नाम से वो उनको अवार्ड नहीं दिया जाएगा, क्लियर बात यहाँ पर ये हो जाती। लेकिन यहाँ से कुछ प्रश्न उठते हैं, जैसे कि पिछले साल, उसके पिछले साल उनके नाम में दिया गया है अवार्ड, तो उनका क्या होगा? आने वाले टाइम में क्या सुब्बुलक्ष्मी के नाम से अवार्ड दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, कि खाली ये कंट्रोवर्सी पैदा हुई है तो यहीं पर बस उनका नाम को गायब किया जाएगा। कर्नाटका मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है कि भाई देखिए, उनकी इच्छा थी ना कि मेरे नाम में कोई अवार्ड प्रोवाइड नहीं करिए, या फिर कुछ भी चीज़ का आप निर्माण मत करिए, ऐसे करके वो बोल के गए थे।
तो उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक मद्रास हाईकोर्ट ने बोला है कि उनके नाम पर हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, किसी और नाम से हम आपको ये अवार्ड दे रहे हैं, जिसमें 1 लाख रुपए का इनाम इनको मिलता है और प्रशस्ति पत्र मिलता है। MS सुब्बुलक्ष्मी के नाम पर और भी कहना चाहिए अवार्ड चले आ रहे हैं, जैसे कि इयाल ईसाई नाटका मानरम। गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु प्रेजेंट करती है MS सुब्बुलक्ष्मी अवार्ड ईयर हर साल। तो क्या इसमें कोई चेंजेस हमको देखने को मिलने वाला है? यहाँ पर ये चीज़ खड़ी होती है, ये क्वेश्चन खड़े होते हैं। न्यूज़ आर्टिकल की यदि हम चर्चा करें दोस्तों, तो आने वाले टाइम में देखिए, अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो अभी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के अभी क्लियरेंस यहाँ पर नहीं मिला है कि देवेंद्र फडणवीस रहेंगे या फिर शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री होने वाले हैं। क्योंकि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने की संभावना इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बीजेपी ने ज़्यादा सीट हासिल करी है, तो हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए। यहाँ पर मुख्यमंत्री से जुड़ी कुछ हम बेसिक जानकारी देख लेते हैं, जैसे कि किस आर्टिकल में इसका प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 164 में ये बोला जाता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इसका मतलब ये है जैसे कि बीजेपी यहाँ पर बहुमत लेकर के आई है, तो अब ये लोग अपना एक नेता चुनते हैं और वही नेता फिर क्या है, शपथ ग्रहण करता है एज ए मुख्यमंत्री के तौर पर, खुद ले लेगा, इसके बाद बाकी लोगों को भी शपथ ग्रहण करवाता है। हालांकि देखा जाए राज्यपाल के पास नाम मात्र का कार्यकारी अधिकारी है, ठीक है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकारी मुख्यमंत्री के पास है। जैसे कि नेशनल लेवल पर हम देखते हैं राष्ट्रपति के पास में कुछ भी पावर नहीं है, प्रधानमंत्री के पास में ही सब कुछ रहता है, ठीक इसी प्रकार से स्टेट में भी रहता है। हालांकि देखा जाए राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं जिसके हिसाब से वो काम करता है, जैसे कि राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की शक्ति, अधिकार, प्रभाव, प्रतिष्ठा और भूमिका को कुछ हद तक उसने कम कर दिया कि नहीं, थोड़ी बहुत आपके पास भी विवेकाधीन निर्णय लेने की शक्ति है। एक ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है, मात्र 6 महीना के लिए आप मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इसी 6 महीने के भीतर आपको राज्य विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा और आप यदि ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको मुख्यमंत्री पद का त्याग करना पड़ जाएगा। इसके बाद यदि हम कार्यकाल की बात कर लें तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल बोलते हैं कि निश्चित नहीं होता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद वो धारण करता है और राज्यपाल उसको कब तक नहीं हटाएगा, जब तक बहुमत में है। ये लोग बहुमत गया, इसका मतलब सीएम की कुर्सी भी चली गई। तो हाल फिलहाल में अब कौन शपथ ग्रहण करने वाला है, इसकी चर्चा बहुत जल्दी ही हो जाएगी। नेक्स्ट वाली जो स्कीम यहाँ पर हम देखने वाले हैं, न्यूज़ देखने वाले हैं दोस्तों, ये एक सरकारी स्कीम से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में हम देखेंगे ये ट्रेंड हर राज्य में देखने को मिल रहा है। जैसे ही किसी राज्य में चुनाव होते हैं, उस राज्य में बीजेपी क्या काम करती है, महिलाओं को मंथली 1,000 रुपया देना चालू कर देती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि 1,000 रुपया बांटना चालू कर दो, और ये स्कीम कारगर भी साबित हुई है। मध्य प्रदेश हो चाहे वो महाराष्ट्र हो, दोनों स्टेट में उसको जीत हासिल मिली है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी यही हमको देखने को मिला था। तो महाराष्ट्र में जब चुनाव था तो महाराष्ट्र में बीजेपी ने क्या घोषणा करी कि हम लाडकी बहिण योजना, ठीक है, लाडकी बहिण योजना लेकर के आ रहे हैं। तो इसका डिटेल में नाम क्या है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। इसका लॉन्च किया गया था वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से। इस स्कीम का एम रखा गया है कि हम महिलाओं को इकोनॉमिक फ्रीडम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जिनकी उम्र 21 से लेकर के 65 साल है। इससे उनका हेल्थ एंड न्यूट्रिशन बेहतर हो पाएगा। स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करेंगे हम उनके डिसीजिव रोल को फैमिली में। 1,500 रुपया दे दो, अच्छा स्वास्थ्य भी रहेगा, खान पान भी अच्छा हो जाएगा और फैमिली में इनको मजबूती भी आ जाएगी, ऐसा सरकार का कहना है। तो 1,500 रुपया डीबीटी के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है डायरेक्टली, ठीक है। तो पर मंथ के हिसाब से देखा जाए जो असिस्टेंस है वो कितनी है, 1,500 रुपया पर मंथ की। योग्यता के अंतर्गत यदि देखा जाए तो केवल महिलाओं को ही ये प्रोवाइड किया जाता है। एप्लीकेंट शुड बी रेसिडेंस ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, आप महाराष्ट्र के नागरिक होना चाहिए, सो आपके पास मूल निवास होना चाहिए। एज का प्रावधान रखा गया है 21 से लेकर के 65 वर्ष तक। तो 18 साल की जो लड़कियां हैं, 18 से 21 साल की लड़कियां, उनको एक्सक्लूड क्यों कर दिया गया है, ये यहाँ पर समझ में नहीं आता। 65 साल के ऊपर की महिलाओं को क्यों एक्सक्लूड कर दिए हैं, ये भी यहाँ पर समझ में नहीं आता है। एंड आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए।
बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, जिनका नहीं है तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। साथ ही साथ में जो एप्लीकेंट की फैमिली की इनकम है ना, सालाना 2,50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं। वहीं यदि हम आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ की बात करें, वॉलंटरी वर्कर्स की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की बात करें, तो इनकम जिनकी 2.5 लाख तक है वो लोग भी इसके योग्य रहेंगे। एंड द एप्लीकेंट शुड बी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। महिला इनमें से क्या कौन कौन हो सकती है? मैरिड वुमेन को भी मिलेगा, विडोड को भी मिलेगा, डिवोर्स वुमेन को भी मिलेगा, ठीक है। एंड यदि किसी के पति ने उनको छोड़ दिया है, अनमैरिड वुमेन है यदि कोई फैमिली में, तो उसको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। अब किनको एक्सक्लूड कर दिया गया है? जिनकी इनकम 2,50,000 से ज़्यादा है। कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स पे कर रहा है तो उसको ये फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा जो लोग रेगुलर या फिर परमानेंट के तौर पर सरकारी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अंडरटेकिंग, बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं, लोकल बॉडी में काम कर रहे हैं, ठीक है, जिनको पेंशन मिलेगी रिटायरमेंट के बाद में, तो वो लोगों को भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा द बेनिफिशियरी वुमेन रिसीव्ड 1500 पर मंथ थ्रू द फाइनेंशियल स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। यदि कहीं और से आपको पुरानी कोई स्कीम से मिल रहा है पैसा, तो भी आप इससे बाहर हो जाएंगे, ठीक है। यदि आप पहले कभी MP या MLA रहे हैं तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। या फिर फैमिली मेंबर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डायरेक्टर, मेंबर ऑफ बोर्ड का कॉरपोरेशन, अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, तो उसके यदि चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, डायरेक्टर है, मेंबर भी हैं, तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। किसी व्यक्ति के पास में 4 व्हीलर है, ठीक है, ट्रैक्टर को छोड़ करके, नेम ऑफ द फैमिली मेंबर, तो भी आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, लॉगिन करना है, क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा, ठीक है, तब जा कर के आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। वहीं यदि हम डॉक्यूमेंट की बात कर लें तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी? फ़ोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर काफ़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। एंड इसके अलावा आप देख सकते हैं, यदि डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है ना, तो इनमें से कोई भी एक चीज़ चल जाएगा। जैसे कि राशन कार्ड 15 साल हो गए हैं आपको बने, वोटर ID 15 साल हो चुके हैं आपको बने, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी चल जाएगा महिला का। अब फॉर वुमेन बोर्न एब्रॉड, जो लोग जिनका जन्म बाहर हुआ है उनके लिए है, इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। उन लोगों का इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगेगा जिनके पास में येलो और ऑरेंज राशन कार्ड है, ठीक है। किनके लिए रिक्वायरमेंट है? यदि किसी के पास में वाइट राशन कार्ड है या फिर राशन कार्ड नहीं है तो उनको इनकम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। इसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट, यदि आपका नाम राशन कार्ड में लिस्टेड नहीं है एंड यू आर न्यूली मैरिड, यूर हस्बैंड्स राशन कार्ड कैन बी यूज्ड एज ए प्रूफ ऑफ इनकम, इनकम प्रूफ के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बैंक अकाउंट चाहिए और उससे आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। इसके अलावा एफर्मेशन का लेटर है।